जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना परिवार प्रत्युष क्लासेज पर। फ्रेंड्स, मैं प्रजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम SRS क्लासेज का एक नया बुक निकला है बिहार दरोगा का, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज हम करने वाले हैं। और ये वॉल्यूम 1 का बुक है और बहुत ही अच्छा बुक है। तो आज हम इसका प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और ये राहुल सिन्हा सर जी के द्वारा निकाला गया है। SDM राहुल सर हैं, देख लिए यहाँ पे, और इनको पहचानते ही होंगे आप लोग। तो इन्हीं का बुक आज हम करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा बुक है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार मदनी से दरोगा, बिहार SSC, ये सब के लिए जीके तो सभी जगह से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। आज हम प्रश्न वॉल्यूम 1 का ये पहला सेट करने वाले हैं। सेट नंबर पहला है और बिहार दरोगा का टोटल टाइमिंग 120 मिनट दिया जाता है और कुल प्रश्न 100 प्रश्न होता है। ये सब ध्यान दीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? तो बिहार जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक स्थित है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। बिहार के पहले क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा बिहार का क्षेत्रफल। और पूरे भारत के क्षेत्रफल का हिस्सा जो है वो 2.86% हो जाएगा भारत के हिस्सा। और फिर वहीं समुद्र तल से बिहार के ऊंचाई की बात करें तो इसका ऊंचाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 173 फीट या फिर 53 मीटर बोल सकते हैं, इतना हो जाएगा। और वहीं अक्षांशीय विस्तार की बात करें, ये देशांतर विस्तार था। और वहीं अक्षांशीय विस्तार की बात करें बिहार की तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक उत्तरी अक्षांश तक हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और फिर वहीं एक और बता देते हैं, बिहार उत्तर से दक्षिण तक विस्तार जो है बिहार का वो 345 किलोमीटर है। और फिर पूरब से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो 483 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया था? तो ये 1936 में बनाया गया था। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 1936। और कुछ इसके बारे में बता देते हैं। तो बिहार को जो बनाया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बनाया गया था। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा पृथक हो गया था, ये भी याद रखिएगा। और वहीं 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके लगभग 46% हिस्सा बिहार को 28वें झारखंड को 28वें राज्य के रूप में बनाया गया था। मतलब बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो बंगाल के किस नवाब ने बनाया था? तो ये मीर कासिम था। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, मीर कासिम, याद रखिएगा। और वहीं मीर कासिम की बात करें तो 1760 से लेकर के 1763 तक बंगाल में दस्तक यानी निशान के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक व्यवस्था पर से सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद करवा दिया था, ये भी याद रखिएगा। और कुछ बता देते हैं। और जैसे कि एक हो गया 20 जून 1756 को घटना घटा था, वो था काल कोठरी की दुर्घटना हुआ था, ये भी, जिसमें 146 जो था वो अंग्रेज़ों को बंदी बनाया गया था और जिनमें मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित बचा था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो 38वें राष्ट्रीय खेल की बात करें तो बिहार जो था वो 1 स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 1 स्वर्ण पदक। और कुछ देख लेते हैं इसके बारे में, फैक्ट बता देते हैं। तो 38वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन हुआ था वो 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक हुआ है, याद रखिएगा। और फिर उत्तराखंड के 11 शहरों में आयोजित हुआ था, ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, असम, याद रखिएगा। और ये सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो 175 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये ग्रेट हिमालय रेंज के तलहटी में स्थित है, ये भी याद रखिएगा।
और इसे 1998 अभयारण्य एक अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था, मतलब 1998 में किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से आँखों के निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है? तो आँखों के निकट दृष्टि दोष की दूर करने की बात करें तो ये अवतल लेंस द्वारा होगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, अवतल लेंस। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है तो इंसुलिन हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, इंसुलिन। और वहीं इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन एक मानव हार्मोन है, याद रखिएगा। और ये मानव शरीर में रक्त शर्कराओं के स्तर को नियंत्रित करता है, और इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह रोग होता है, ये भी याद रखिएगा। और इंसुलिन का निर्माण जो होता है वो अग्नाशय में होता है, ये सब याद रखिएगा। और आगे देख लेते हैं, एक है साइटोकाइनिन है। तो साइटोकाइनिन की बात करें तो ये एक पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन, और जो कि कोशिका की विभाजन और वृद्धि को बढ़ा देता है, ये सब याद रखिएगा। और इथिलीन की बात करें तो इथिलीन जो है वो गैसीय पादप हार्मोन है, और इससे शरीर की शारीरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, और इथिलीन के द्वारा ही एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है, ये याद रखिएगा। और फिर फलों को पकने में मदद करता है एथिलीन ही। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अवस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? तो ये होता है कैल्शियम और फास्फोरस का, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, कैल्शियम और फास्फोरस। सॉरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य में अस्टेलारिया बेंगालेंसिस नामक एक नई पौधे की प्रजाति खोजी गई है? तो खोज किया गया है कौन सा राज्य में? तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, पश्चिम बंगाल। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? तो कौन सा युग्म का है? तो ये हो जाएगा पोलियो और बर्ड फ्लू। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, पोलियो और बर्ड फ्लू, याद रखिएगा। और ये विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है, और जो कि जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अफीम पोस्त की बात करें तो ये पौधे के अधपके फल से होता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, अधपके फल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर के जन्म की बात करें तो ये हुआ था ब्रोनो एम इन में, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ब्रोनो एम इन में। और इसका जन्म की बात करें तो 20 अप्रैल 1889 को हुआ था, और जो कि ऑस्ट्रो जर्मन सीमा के पास एक छोटे से ऑस्ट्रियाई शहर ब्रोनो एम इन था, याद रखिएगा, ब्रोनो एम इन में हुआ था जन्म। और फिर वहीं और कुछ बताते हैं हिटलर के बारे में। तो 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर लिया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये D2O को किया जाता है, यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड, भारी पानी को, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और कुछ देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है? तो एक माइक्रोन लंबाई की बात करें तो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर करता है। और 1 फुट बराबर जो होता है वो 12 इंच होता है, ये भी याद रखिएगा। और 3 फुट बराबर 1 यार्ड होता है, और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻⁹ होता है, 10⁻⁹ होता है मीटर, 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण देता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, आकाश नीला जो दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल इकाई की बात करें तो ध्वनि की तीव्रता नापने में होता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ध्वनि की तीव्रता। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कमरे में लगा हुआ वातानुकूल क्या नियंत्रित करता है? तो कमरे में लगा हुआ वातानुकूल की बात करें तो केवल आर्द्रता एवं तापमान या नियंत्रित करता है, तापक्रम, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है?
तो खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और वहीं इसके बारे में और कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो प्रकाश का प्रकीर्णन की बात करें तो वह परिघटना है जिसमें प्रकाश किरण अन्य सभी दशाओं में पुनः प्रेषित होती है, ये याद रखिएगा। और फिर इसे उपयोग किए गए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में अमान्य के कणों से गुजरता है और फिर इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। और सफ़ेद प्रकाश में तरंगदैर्घ्य के क्रम की बात करें तो सफ़ेद प्रकाश में तरंगदैर्घ्य का जो क्रम है वो है पहले बैगनी है, उसके बाद जामुनी है, उसके बाद नीला है, उसके बाद हरा है, उसके बाद पीला है, उसके बाद नारंगी है, उसके बाद सबसे अंतिम में लाल है, याद रखिएगा। ऐसे भी इसको याद रखते हैं, बैजानिया पिनाला ऐसे करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस से लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखिएगा। इसका सूत्र जो होता है N2O होता है, N2O इसका सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो ये कैल्शियम कार्बाइड को लाया जाता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, कैल्शियम कार्बाइड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन के रूप में स्वरूप उत्पन्न होती है? तो ये जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। और कुछ बता देते हैं, तो इसका सूत्र की बात करें तो SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र SO2 होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? तो ट्रांसफार्मर के उपयोग की बात करें तो ये होता है प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है? तो पुच्छल तारे की दिशा की बात करें तो ये होता है सूर्य की दूरी की ओर, सूर्य से दूर की ओर होता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और एक धूमकेतु की बात करें तो धूमकेतु या पुच्छल तारे जो है वो जब सूर्य से नज़दीक आता है तो गर्मी से पिघलकर गैस और धूल कण के रूप में निकलता है, ये भी याद रखिएगा। और पुच्छल तारे का सिर चमकीला होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, धराई अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान की बात करें तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो कौन से सुल्तान को जाता है? तो ये सिकंदर लोदी को जाता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी जो है वो 504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था और 506 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर लिया था, ये भी याद रखिएगा। और कुछ बता देते हैं, तो 17 जुलाई 1489 में सिकंदर सुल्तान शाह की उपाधि से दिल्ली का सिंहासन पर बैठा था, ये भी याद रखिएगा। और सिकंदर लोदी जो है वो 1504 में राजस्थान के शहरों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए आगरा के रूप में नवीन नगर बसाया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, मोहम्मद बिन तुगलक। और वहीं ये जो था वो अफ्रीका के मोरक्को से आया था भारत, ये भी याद रखिएगा, मोरक्को से आया था, अफ्रीका में पड़ता है। और ये मध्य एशिया से होकर 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था, ये भी याद रखिएगा। और सुल्तान ने इससे 1342 में इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजा था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, CPGRAMS प्लेटफॉर्म किस विभाग के अधीन कार्य करता है? तो कौन से विभाग के अधीन कार्य करता है? तो ये करता है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए हैं? तो कौन ये सिक्का चलाया था? तो ये चलाया था अकबर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, अकबर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और वहीं अकबर ने महाभारत को रजमनामा में रखा था, ये भी याद रखिएगा।
महाभारत का नाम जो था वो रजमनामा रखा था, ये सब याद रखिएगा। और अकबर ने अपनी अनुवाद विभाग की स्थापना किया था, ये भी याद रखिएगा, अनुवाद विभाग के स्थापना किया था अकबर। और अबुल फजल ने आईने अकबर नामा ग्रंथ की रचना किया था, ये भी याद रखिएगा। अकबरनामा की रचना जो किया था वो अबुल फजल किया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो कौन सा मुगल बादशाह था? तो ये अकबर था। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, अकबर, याद रखिएगा। और कुछ इसके बारे में बता देते हैं। तो 1580 ईस्वी में जौनपुर के काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी ने अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था, ये भी याद रखिएगा। और फिर दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम बड़े हिंदुओं में राजा बीरबल था, ये भी याद रखिएगा। और फिर इन्होंने 1575 में इबादत खाना की स्थापना की और 1579 में मजहरनामा की घोषणा की थी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए है, तो चलिए मिलाते हैं। तो 1562 में पहले जो घटना, तो चलिए मिलाते हैं, देख लेते हैं। तो पहले बाबर की बात करें तो बाबर जो है वो जामा मस्जिद की संभाला था, ये रखिएगा। तो एक का ए हो जाएगा। और वहीं हुमायूं की बात करें तो हुमायूं दीन पनाह। और अकबर की बात करें तो अकबर जो था वो जहांगीर महल था, अकबर। और जहांगीर की बात करें तो जहांगीर जो है वो अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना, याद रखिएगा। तो एक का 1, 2 का 2, 3 का सी का 3 और डी का 4, ऐसे हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक की बात करें तो चिनकिलीज खां था। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, चिनकिलीज खां, याद रखिएगा। और 1724 में स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना किया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो कौन स्थापित किया था? तो ये किया था अंग्रेज़ों ने। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, अंग्रेज़ों ने स्थापित किया था। और ये पहली बार सूरत में 1608 में अंग्रेज़ों ने व्यापारिक कोठी की स्थापित करने की प्रयास किया गया था, अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था, ये सब याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कब्र की बात करें तो ये स्थित है गाजीपुर में। ऑप्शन बी आंसर है इसका, गाजीपुर, याद रखिएगा। और एकमात्र गवर्नर जनरल या वाइसराय है जिसकी समाधि भारत में स्थित है, इसका समाधि भारत में स्थित है, याद रखिएगा। और फिर इसका जो इन्होंने 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की संहिता लागू किया था, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य बनने के लिए कौन सा देश क्वालिफाई किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, फिलिस्तीन, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और वहीं और कुछ बताते हैं तो मई 2024 में यूएनए में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है, याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना किया गया था। और भारत जो है 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का सदस्य बना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसके वस्तुओं के सुझाव की बात करें तो ये कृष्ण कुमार मित्र ने। ऑप्शन सी आंसर है इसका, कृष्ण कुमार मित्र ने दिए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं और इसके बारे में बताते हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था। और फिर 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन विरोधी स्वदेशी आंदोलन चला था, प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये जो निभाए थे केशव चंद्र सेन। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, केशव चंद्र सेन, याद रखिएगा। और बाल विवाह का पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक एक्ट पारित किया गया था, याद रखिएगा। और इस एक्ट में 14 वर्ष से कम 14 वर्ष की आयु के कन्याओं को विवाह वर्जित था, याद रखिएगा, 14 वर्ष से कम बच्चों को। और एक है शारदा एक्ट जो कि 1929 में लाया गया था, ये भी याद रखिएगा।
और शारदा एक्ट जो है वो 1 अप्रैल 1930 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। तो महादेव रानाडे जो हैं वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं किए थे। इसका स्थापना जो किए हैं वो मैडम वाल्मीकि व कर्नल हेनरी के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और इसका जो स्थापना किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो ये 1875 में हुआ था और इसका मुख्यालय मद्रास में है, याद रखिएगा। और मद्रास के पास अडियार में 1882 में स्थापित कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय डफरिन था। ऑप्शन सी आंसर है इसका, डफरिन, याद रखिएगा। और इसके बारे में कुछ बता देते हैं। तो डफरिन जो था, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ है वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ है। और वहीं लॉर्ड डफरिन की कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल रहा है 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक रहा है इसका कार्यकाल। और इसका प्रथम अधिवेशन जो था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ है। और पहले पुणे में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत में कॉलेज में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो कौन सा था वो अधिवेशन? तो ये त्रिपुरी अधिवेशन था। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, त्रिपुरी अधिवेशन में चुने गए थे। और आगे देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनके सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु की बात करें तो चित्तरंजन दास थे, याद रखिएगा। और फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य का घोषित किया गया? तो ये जो पूर्ण घोषित किया गया था वो किया गया था लाहौर में। ऑप्शन बी आंसर है इसका, लाहौर, याद रखिएगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और ये अधिवेशन जो चला था वो 31 दिसंबर 1929 से को रात 12 बजे जवाहरलाल नेहरू द्वारा रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगा झंडा फहराया गया था, ये भी याद रखिएगा। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में अखिल भारत के स्तर पर मनाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम है, तो कावेरी नदी के उद्गम की बात करें तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। और वहीं ब्रह्मगिरी की पहाड़ी की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1341 मीटर इसका ऊंचाई है। और ये दक्षिण भारत की गंगा नदी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं के बारे में बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा मांडव की पहाड़ियाँ। मांडव पहाड़ियाँ जो कि महाराष्ट्र में नहीं है, इसका आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसके बारे में बता देते हैं। तो ये मांडव की पहाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। ये महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश होगा, MP। और कुछ बता देते हैं। तो एक है गढ़वाल की पहाड़ियाँ, तो ये उड़ीसा में है। और शिवराय की पहाड़ियाँ तो तमिलनाडु में है। और नल्लामलाई की पहाड़ियाँ तो आंध्र प्रदेश में है। बाकी ये सब ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो ये कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, कृष्णा नदी पर। और कुछ इसके बारे में कुछ बता देते हैं। तो ये DVC की स्थापना 1948 में किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो इसका गोविंद सागर हो जाएगा। ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा इसका। और ये 3 एवं 4 होगा, गोविंद सागर और गोविंद सागर पंथ हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 एवं 4 याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। गोविंद सिंह मतलब गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु के नाम पर हुआ है, ये याद रखिएगा। और ये भाखड़ा नांगल परियोजना के पीछे निर्मित झील को गोविंद सागर कहा जाता है। तो ये भाखड़ा नांगल के पीछे बनाया गया था। और ये गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में रिहंद नदी पर निर्मित है, ये सब याद रखिएगा। और एक है जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बनी एक निर्मित कृत्रिम झील है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, कर्नाटक, याद रखिएगा।
और इसके स्थापना की बात करें तो भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में हुआ था, 1897 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तो आंध्र प्रदेश के बंदरगाह नगर की बात करें तो ये हो जाएगा काकीनाडा, याद रखिएगा, काकीनाडा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और काकीनाडा बंदरगाह की बात करें तो ये पूर्वी तट पर काकीनाडा स्थित है, ये भी याद रखिएगा, काकीनाडा में ही स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो सर्वाधिक संभाव्यता वाला जो है वो हो जाएगा सौर शक्ति, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, सौर शक्ति। और आगे प्रश्न देख लेते हैं, सूची ए को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए देखते हैं, मिलाते हैं। तो गार्डन रीच की बात करें, गार्डन रोज की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, तो 1 के 4, 1 के 4। और हिंदुस्तान शिपयार्ड की बात करें तो हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है वो आंध्र प्रदेश में है, तो एक बी का 1 हो जाएगा। और फिर मझगांव डॉक की बात करें तो मझगांव डॉक जो है वो महाराष्ट्र में है, तो इसका ये हो जाएगा। और अब तो एक ही ऑप्शन बचा, तो इसका आंसर ये होगा। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य में लिग्नाइट कोयला विशाल भंडार है? तो लिग्नाइट कोयला के विशाल भंडार की बात करें तो ये तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जो है वो पैटागोनियन मरुस्थल हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, पैटागोनियन मरुस्थल। और इसके कुछ बारे में बताते हैं, तो 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री अक्षांश के बीच शीतोष्ण कटिबंध में स्थित एक मरुस्थल को शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कहा जाता है, याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील है? तो विश्व की सबसे गहरी झील की बात करें तो ये बैकाल झील हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, बैकाल झील, याद रखिएगा। और ये झील जो है वो रूस के साइबेरिया के गैलापासोग में वन क्षेत्र में स्थित है, याद रखिएगा, गैलापागोस वन क्षेत्र में स्थित है ये। और फिर कैस्पियन सागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा झील, खारे पानी का झील है, ये भी याद रखिएगा, कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है, प्रशंसनीय का विलोम होगा? तो प्रशंसनीय का विलोम की बात करें तो ये निंदनीय हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, निंदनीय। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, मैक्सिको, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, और विश्व में सोना, कोयला, लौह और टीन के विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन हो जाएगा। ये चीन जो है वो सोना, कोयला, लोहा और टीना ये सब के सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो ये हो जाएगा 2 तथा 4 हो जाएगा, एटना और मोना लोआ, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। और कुछ बताते हैं, तो क्रियाशील या सक्रिय ज्वालामुखी उन ज्वालामुखी पर्वतों को कहा जाता है जिनमें प्रायः उद्गम होते रहता है, मतलब अक्सर विस्फोट होते रहता है, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है? तो साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब की बात करें तो ये होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, वायुमंडलीय दाब से अधिक। एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक मतलब रोशनी देता है, चमकदार है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोध होगा? तो उच्चतर अवरोध की बात करें तो ये हो जाएगा मंद रोशनी वाले बल्ब में, ऑप्शन बी आंसर है इसका, मंद रोशनी वाले में। जनगणना से प्रश्न आ गया, तो देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का पुरुष स्त्री अनुपात है? तो पुरुष स्त्री के अनुपात की बात करें तो ये हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, 1000 प्रति पुरुष पे 1000 पे 943, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात की बात करें तो 943, अर्थात प्रति 10,000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं, ये सब याद रखिएगा। और फिर वहीं 2011 के जनगणना के अनुसार ही भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य जो है वो हरियाणा है, जो कि 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला बताते हैं तो वो केरल हो जाएगा, 1080 महिला हो जाएगा प्रति 1000 पुरुष पे।
अगला प्रश्न है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, जीवी मावलंकर। और ये 15 मई 1952 से लेकर के 27 फरवरी 1956 तक गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्णित जो किया जा सकता है वो एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा से नीचे का जनसंख्या निम्नतम प्रतिशत वाला है? तो ये जो है वो, और इसका विकल्प देख लेते हैं। ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ये सब होगा। और इसका विकल्प होगा, देखते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब में है, याद रखिएगा, पंजाब में। और ऊपर ये जो विकल्प है वो गरीबी रेखा से न्यूनतम वाला प्रतिशत वाला है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा पंजाब में। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करें तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1950 को, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। ऑप्शन डी आंसर है इसका, 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था भारत में पहला सामुदायिक कार्यक्रम। और इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य जो था वो आर्थिक नियोजन एवं सामाजिक पुनरुद्धार की राष्ट्रीय योजनाओं के प्रति देश के ग्रामीण जनता से सक्रिय रुचि पैदा करना था। ये सब याद रखिएगा। और 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा का शुरुआत हुआ था, 2 अक्टूबर 1953 को। अगला प्रश्न है भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो ये महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो भारत में वित्त आयोग का गठन जो किया जाता है वो 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 5 वर्षों के लिए किया जाता है। और वित्त आयोग के गठन जो किया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है के एस मणिपाल जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये कौन से क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये एक टेक्सोनॉमी थे, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, टेक्सोनॉमी थे। और इनका और अगला प्रश्न देख लेते हैं। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है। तो इसका जो हो जाएगा वो तांबा प्रदूषक नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, तांबा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शंस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो ये शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय शोध लेखों और पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना। ऑप्शन बी आंसर है इसका, याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो ये करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, CO2, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी आंसर है इसका, 5 जून को, याद रखिएगा। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री का जयंती भी 2 अक्टूबर को ही है। ये सब याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है, तो ये अवस्थित है, याद रखिएगा, नागपुर में। ऑप्शन ए आंसर है इसका, नागपुर। और इसका जो स्थापना किया गया था वो 1958 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा, डेट 1958 में, नीरी की स्थापना 1958। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो तांबा का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? तो राजस्थान में हुआ है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, राजस्थान, याद रखिएगा।
और तांबा में उत्पादन करने का प्रथम स्थान की बात करें तो ये राजस्थान हो, सॉरी, मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद राजस्थान और झारखंड ये हो जाएगा। तो ये ऑप्शन के द्वारा दिया गया है, बाई ऑप्शन से चलिए तो राजस्थान होगा, और यहाँ पे अगर मध्य प्रदेश रहता तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, तो एमपी का ऑप्शन तो नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो कौन से अधिनियम के स्वरूप भारत से अलग हुआ था? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुआ था। ऑप्शन डी आंसर है इसका, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक की बात करें तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए आंसर है इसका, 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। और 9 दिसंबर 1946 उसके बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, और एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष चुने गए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों को शोषण से संबद्ध है? तो कौन सा संबद्ध है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 24। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 24, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 24 जो है वो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित है, और इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों में या फिर खानों में या किसी अन्य जोखिम भरे काम करने पर प्रतिबंध लगाता है, इससे रोकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का समावेश है। तो भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्यों का समावेश है वो संविधान के भाग ए में है, याद रखिएगा, भाग 4 के ए में। ऑप्शन डी आंसर है इसका, संविधान के भाग 4 के ए में। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, और इसके बारे में कुछ बता देते हैं। तो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 51 के ए के तहत ही 11 मौलिक कर्तव्य शामिल है, और इसे यूएसएसआर से लिया गया था। इसे रूस, मतलब वर्तमान में रूस है, उस टाइम में यूएसएसआर था। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, और भाग 1 के बारे में बताते हैं। तो संविधान के भाग 1 जो है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक है, और संघ और उसके राज्य क्षेत्र से जुड़ा है, ये भी याद रखिएगा। और वहीं भाग 2 की बात करें तो संविधान के भाग 2 में है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक है, और इसे नागरिकता से जोड़ा गया प्रावधान है, नागरिकता है भाग 2 में। और वहीं भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में है वो मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, भाग 3 में, याद रखिएगा। और ये मौलिक अधिकार जो है वो हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक, याद रखिएगा। और भाग 4 में जो है वो भाग 4 में हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 तक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के संचित निधि पर नहीं है ये व्यय, तो ये भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 266 के तहत भारत के संचित निधि का उल्लेख है, और यह वह निधि है जिसमें भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व और उसके द्वारा लिए गए सभी उधार जमा ये सब किए जाते हैं, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 114 के अनुसार संसद विनियोग विधेयक पारित करके भारत सरकार को संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं वो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा। और संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार ही भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही के बारे में बोल रहा है, तो कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन सी होगा, धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ये भी याद रखिएगा, राज्यसभा में नहीं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा।
KM3NET जो समाचारों में देखा गया था किस समुद्र के नीचे स्थित है? तो कौन सा समुद्र के नीचे स्थित है? तो ये जो स्थित है वो भूमध्य सागर के है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो ये जो सम्मिलित है वो सम्मिलित है, याद रखिएगा। इसका और ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा चारों। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, सभी सम्मिलित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो कौन नहीं रहे हैं किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री? तो ये चंद्रशेखर नहीं रहे हैं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, चंद्रशेखर। और इनके बारे में कुछ बता देते हैं। तो चंद्रशेखर जो है वो बिना प्रधानमंत्री बने बिना मुख्यमंत्री बने, बिना कोई मंत्री बने सीधे प्रधानमंत्री बनने वाले एकमात्र भारत के राजनेता हैं। और एक बता देते हैं, तो भारत में 6 ऐसे नेता हैं जो कि प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो उसमें जो लिस्ट में है वो 5-6 गो हैं, तो बता देते हैं सभी के बारे में। एक मोरारजी देसाई हैं। तो मोरारजी देसाई जो हैं वो बॉम्बे के मुख्यमंत्री थे पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले बॉम्बे के मुख्यमंत्री थे, मुंबई के, महाराष्ट्र के। और एक हैं बीपी सिंह। तो बीपी सिंह जो थे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और फिर प्रधानमंत्री बनने से पहले। और एक चौधरी चरण सिंह है। तो चौधरी चरण सिंह जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पहले। उसके बाद फिर पीवी नरसिम्हा राव वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और HD देवगौड़ा ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। और एक नरेंद्र मोदी वो गुजरात के मुख्यमंत्री पहले थे। और ये लोग जो थे वो मुख्यमंत्री पहले थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूची को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए मिलाते हैं। तो अनुच्छेद 54 की बात करें तो अनुच्छेद 54 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से है, याद रखिएगा। 1 का 4 होगा। उसके बाद फिर अनुच्छेद 75 की बात करें तो अनुच्छेद 75 जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से है। और अनुच्छेद 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति से है। तो 2 का 3 होगा। और फिर एक ही बच रहा है, तो अनुच्छेद 164 जो एक हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो राज्य है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है। तो ये हो जाएगा नागालैंड में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, नागालैंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो ये अनिवासी भारतीयों की शुद्ध दावा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगला प्रश्न इंग्लिश का है, तो इसमें कह रहा है, चूज द अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो देख लेते हैं, पीपल हैव सीन wolves in the streets। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर डी होगा, wolves have been seen in the streets by people। ऑप्शन डी आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। तो प्रश्न है, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। ऑप्शन ए आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न है, जो बात लोगों से सुनी गई हो बाकी के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो बाकी के लिए प्रयुक्त शब्द जनश्रुति है। ऑप्शन डी आंसर है इसका, जनश्रुति, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पार्श्व 5 युग्म का शब्द है, सही अर्थ है। तो इसका जो सही अर्थ है वो हो जाएगा बगल बंधन, याद रखिएगा, बगल बंधन। ऑप्शन सी आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि पुलिस को ये लिखा जाता है तो ये रीजनिंग है, आप इसको वीडियो रोक करके बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा, डी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न मैथ से है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो रोक करके आप बना लीजिएगा। अगला प्रश्न भी मैथ से है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं।
इसका आंसर सी होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वीडियो रोक रोक करके आप बना लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगला प्रश्न भी मैथ से ही है, तो इसका आंसर बता देते हैं। 93 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 94 नंबर में भी मैथ ही है, रीजनिंग टाइप के, तो इसका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ऑप्शन 94 का डी। किस देश ने जनवरी 2025 में एक नया पर्यटन कर पेश किया है? तो जनवरी 2025 में पर्यटन कर की बात करें तो कौन सा देश जारी किया है? तो ये जारी किया है रूस ने, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, रूस। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, होलोंगापार गिब्बन अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में तेल और गैस अन्वेषण ड्रिलिंग के कारण चर्चा में था। वह अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो अभयारण्य है वो असम में है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, असम में स्थित है। और इसके बारे में कुछ बता देते हैं। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के स्थायी समिति के द्वारा असम के होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य जो है वो तेल और गैस अन्वेषण की मंजूरी दी है, याद रखिएगा। और ये असम के जोरहाट में स्थित है, याद रखिएगा, असम के जोरहाट में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नासा के निम्नलिखित में से नासा के निम्नलिखित में से किस मिशन ने पृथ्वी के तीसरे ऊर्जा क्षेत्र पोलर विंड की खोज की है? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, एंड्योरेंस, याद रखिए, एंड्योरेंस, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोवर्धन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो गोवर्धन पोर्टल के प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर इसका, भारत में बायोगैस या संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, ऑप्शन बी आंसर है इसका। अंतिम प्रश्न है 100 नंबर। तो किस राज्य सरकार ने छात्रों में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 15 दिवसीय अभियान 1 जनवरी 2025 को शुरू किया? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंसर है इसका, महाराष्ट्र। तो देख लिए आप लोग कैसा सेट आया है बिहार दरोगा का, और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार मद्य निषेध, ये सब के लिए देखते रहिएगा वीडियो, पूरा देखिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पहले पूरा कीजिए। इसका सोल्यूशन बहुत ही अच्छा है, सोल्यूशन का भी वीडियो दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे सोल्यूशन कितना अच्छा है। ये सैंपल है, दिखा देते हैं आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।